कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि आप लोगों की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लेक्चर सब बच्चों ने नोट करना है। कि समटाइम्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लास में डिस्कस होते हैं, लेकिन क्लासरूम में जाने के बाद आप कुछ ऐसे मूड में होते हैं कि वो सारी बातें वहीं पे भूल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कम से कम अगर आप लोग कंप्लीट नहीं तो बुलेट्स की फॉर्म में उन पॉइंट्स को जरूर नोट करो जो आप लोगों ने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। सो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री क्या है और बायोकेमिस्ट्री आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री, जैसे लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, कि इसके वर्ड से ही हमें पता चलता है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनको स्टडी करते हैं। कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं फिर उनको कंबाइन करें। लाइफ की केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इवन फूड की डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर हम एनाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसके लिए भी रिएक्शंस हैं। सो इट मींस कि किसी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि उस सेल के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, सो इट मींस कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें। वो केमिकल रिएक्शंस कैटाबोलिक भी हो सकते हैं और वो एनाबॉलिक भी हो सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को कहा जाएगा क्या? बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक सेल, एक्चुअली हम लोगों ने लाइफ से स्टार्ट करना है ना, और लाइफ के पीछे आपके पास जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। चाहे वो स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है, लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो बेसिक यूनिट है, एक्चुअली दिस यूनिट इज सेल। सो सेल के अंदर जितने केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, लाइक हम ये कहते हैं एक सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं, एक सेल के अंदर इनऑर्गेनिक आयंस हैं, मैग्नीशियम वगैरह, एक सेल के अंदर एंजाइम्स हैं। सो ये जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, इनका इंट्रोडक्शन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। उसके अलावा हम सिर्फ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं रहेंगे कि इसमें इतने परसेंटेज में ये चीज प्रेजेंट होती है। जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि अगर आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स, और दूसरी तरफ आपके पास है यूकैरियोट्स, तो हम ये देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के थ्रू इनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें प्रोटीन्स कितनी कंसंट्रेशन में है, इसमें प्रोटीन्स कितनी कंसंट्रेशन में है, इसमें कार्बन की कितनी क्वांटिटी है, इसमें नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है, यानी डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट सेल्स के अंदर कितनी कंसंट्रेशन, कितनी क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, और क्या एक सेल के अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे से डिफरेंट है या नहीं। सो इट मींस इसका नॉलेज होना चाहिए ना, पता होना चाहिए अगर हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करना है तो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस का पता होना चाहिए, और देयर आर मल्टीपल रिएक्शंस जो कि मिलकर कोई पाथवे बनाते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, उसमें 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं और वो सब मिलके क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक करके पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। सो कंप्लीट उन रिएक्शंस की वजह से क्या चीज बनी है? पाथवे। इसी तरह से कोई प्रोसेस है, जैसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस है कि डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट स्टेप्स के बाद आपके पास डीएनए का जो है वो कॉपी बनी है, उसका डुप्लीकेट बना, जिसको हम कहते हैं कि वो उसका डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल पाथवेज के थ्रू जो है वो लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, चाहे वो एनर्जी बनाने वाले पाथवेज हैं या वो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं, एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है। तो अगर आपने बायोकेमिस्ट्री यानी लाइफ की केमिस्ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, 3 चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए, और वो कौन कौन सी है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो तब हम कह सकते हैं कि हमने एक्चुअली लाइफ की केमिस्ट्री को स्टडी किया। तो यहाँ से बायोकेमिस्ट्री क्लियर हुई क्या है?
इज द स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस जो कि किसी लिविंग सेल के अंदर हो रहे होते हैं और उसकी लाइफ को मेंटेन रखने में जिसका बहुत क्रूशियल रोल है। ठीक है, सो इस स्टडी को, इस फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री। सो ये तो हो गया कि बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है। द सेकंड क्वेश्चन इज कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जरूरी क्यों है। ऐसा हमने कहा था, हम साथ साथ देखते जाएंगे कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़ने का भी मजा आए और हमें उसकी एप्लीकेशंस का भी आइडिया हो कि ये नॉलेज हमें कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकता है। तो अगर हम इसी डेफिनेशन के बाद मूव करते हैं कि ये नॉलेज हमारे लिए जरूरी क्यों है, या इसका इम्पैक्ट क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जस्टिफिकेशंस हैं जिनको हम एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि यस, बायोकेमिस्ट्री सिर्फ बायोकेमिस्ट्री वालों को नहीं पढ़नी, ये तो लाइफ साइंसेस का सब्जेक्ट है और ये हमारी डिग्री के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये चीज निकालेंगे कि हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो पहली जो इसकी जस्टिफिकेशन है वो मोलेकुलर जेनेटिक्स के फील्ड से हम देखें। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने, अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं पढ़ते, आपको ये पता ही नहीं है कि सेल में किस तरह से एक ऐसा प्रोसेस है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसकी डुप्लीकेशन के लिए जरूरी है, यानी नॉर्मल पाथ पे आपको पता ही नहीं है कि सेल के अंदर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगर डीएनए ने डुप्लीकेट होना है तो एग्जैक्ट वही कॉपी बननी है आपके पास जैसी पेरेंट सेल में थी, और अगर डीएनए में कोई म्यूटेशन आनी है तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास होनी है। अगर वो म्यूटेशन डिजीज कॉज करती है तो इट मींस के नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। तो जब तक हमें मोलेकुलर जेनेटिक्स का बेसिक नॉलेज नहीं, सेल के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस का बेसिक नॉलेज नहीं है, हम किसी डिजीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस प्रोसेस का ये इम्पैक्ट हो सकता है, इसमें आने वाला कोई चेंज किस तरह से सेल को इफेक्ट कर सकता है, और अगर एक सेल को इफेक्ट करता है तो उससे बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। सो बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो मोलेकुलर जेनेटिक्स में इस तरह से हेल्प करता है कि इस प्रोसेस के थ्रू आप जेनेटिक डिजीजेस को फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक प्रोसेस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया कि आपके पास नॉर्मल ये सीक्वेंस है डीएनए की, AG, कोई सा भी आप यहाँ पे चाहो न्यूक्लियोटाइड है, स्ट्रेच लिखो, इस जीन की ये सीक्वेंस है और ये जीन इंपॉर्टेंट है किसी एंजाइम को बनाने में, ये एंजाइम से बनता है जो कि सेल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये नॉलेज हमने पढ़ा, हमें लगा इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ये क्यों पढ़ा हमने, लेकिन इस नॉलेज के थ्रू हमें ये पता चला कि ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है एंजाइम को बनाने के लिए। अगर इस सीक्वेंस में कोई चेंज आया, सपोज यहाँ पे कोई एक आधे न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए, जी की जगह ए आ गया और सी की जगह टी आ गया, तो आपके पास अमाइनो एसिड्स चेंज हुए और अब बनने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम कुछ हद तक चेंज एंजाइम है, मैं शेप से चेंज करके बता रही हूं, जो कि नॉर्मली अगर किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता था, आप उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। ये हाइपोथेसिस मैं दे रही हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि जब तक ये नॉर्मल प्रोसेस आप नहीं पढ़ोगे कि आप इस डिजीज को पिन पॉइंट कर सकते हो, नहीं ना। तो जेनेटिक्स का जो आइडिया है उसकी हमें काफी सारी हेल्प मिल जाती है अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज पे जाएं तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज आ सकती है जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस। सेकंड जस्टिफिकेशन में आप लोगों के सामने लिखती हूँ कि मोलेकुलर जेनेटिक्स के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से हम डिजीज के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं।
सपोज हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक सेल है और इसके ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, सपोज इंसुलिन का रिसेप्टर है। इन एग्जांपल से परेशान नहीं होना, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये इसका पार्ट नहीं है, लेक्चर का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसकी जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब मैंने कहा है कि बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से आप डिजीज के मैकेनिज्म को समझ सकते हो कि एक्चुअली वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां से डिजीज स्टार्ट हुई। कैसे? सपोज हम डायबिटीज की एग्जांपल लेते हैं। हमें ये पता है कि हर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इंसुलिन का रिसेप्टर, और ये इंसुलिन जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो यहाँ पे ग्लूकोज के कुछ गेट्स होते हैं, उन गेट्स को ये ओपन करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेजेंट ग्लूकोज है वो अब सेल के अंदर एंटर होता है। ठीक है, और ये सेल के अंदर क्या चीज बनाएगा जाके? एनर्जी या हीट। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्मल समझ लिया आपने कि ये बात है कि इंसुलिन जब सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो एक चैनल ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को ओपन करती है, जिसे हम कहते हैं GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसे ओपन करती है जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है। अब इस पाथवे को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हमें ये समझ में आया कि ओके, इंसुलिन अगर नहीं है, गेट ओपन नहीं होगा, गेट क्लोज रहेगा, ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं होगा और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। इट मींस कि अगर आप कोई फूड इनटेक करते हो तो उसके साथ साथ कौन सा हार्मोन होना चाहिए अवेलेबल? इंसुलिन। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली डायबिटीज की क्या रीजन हो सकती है। अगर आपके जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बनाते तो डायबिटीज क्यों होती है? समझ आ गया ना कि अगर इंसुलिन नहीं होगी तो आपके जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। ग्लूकोज बेशक आप इनटेक करते हो, आप फूड ले रहे हो, बट जब तक वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा एटीपी नहीं बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो एक नॉर्मल बायोकेमिकल पाथवे, एक नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री के प्रोसेस के थ्रू आपने डिजीज के मैकेनिज्म को समझ लिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ और कैसे स्टार्ट। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। नॉलेज है, अगर इंसुलिन आपकी ज्यादा सिक्रीट होना शुरू होती है ना तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने फूड ली और फौरी तौर पे आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चले गए, यानी सारी की सारी जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर भी एक खास रेंज के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए ना, जो कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है। अगर उससे ज्यादा हो तो डायबिटीज, उससे कम हो तो हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपकी प्लाज्मा के अंदर इंसुलिन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाए, समटाइम्स बीटा सेल्स के अंदर ट्यूमर आने की वजह से ये प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बचती नहीं, सारे का सारा ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है और ब्लड हमेशा हंगरी रहता है और आपको हमेशा वो फीलिंग आ रही होती है कि आपने कुछ नहीं खाया या आपको डिजीनेस फील हो रही होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है और ट्यूमर के रिस्पॉन्स में नॉर्मली ये होता है। तो यहाँ से हम इस चीज को एक और भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डिजीज के साथ साथ हम कंसंट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है किसी मॉलिक्यूल की, किसी न्यूट्रिएंट की, किसी केमिकल की होमियोस्टेसिस के लिए, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेफरेंस रेंज है, अगर इससे ज्यादा या कम हुई तो वो एक प्रॉब्लम। ठीक है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स में ऐसा ही होता है ना कि आपका जो भी मॉलिक्यूल एनालाइज किया जाता है डायग्नोसिस में, उसके साथ एक रेफरेंस रेंज होती है, आपके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है वो फिर एंटी स्टेटस बताया जाता है, नॉर्मल या फिर ये लो है या। ओके, थर्ड जस्टिफिकेशन इज, तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस। अब बायोकेमिस्ट्री का इम्पैक्ट क्या है या बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जरूरी क्यों है, इसलिए हम जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस नॉलेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ
ये भी पता चल सकता है। कैसे? आज अगर हमसे कोई पूछे तो हम फटाफट बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बाद प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चली? हमें कैसे पता चला है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही ज्यादा अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, न्यूक्लिक एसिड का क्या फंक्शन है, लिपिड्स का क्या फंक्शन है? जब तक हम इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी नहीं करेंगे, हम इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस और सेल के अंदर ये किस प्रोसेस के लिए यूज हो रहे हैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हमें कैसे पता चलता है? हमें ये देखना है कि नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 बायोमोलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज होते हैं, यानी ये एज अ न्यूट्रिएंट यूज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अगर हम एज अ फूड से लेते भी हैं तो उसके जो डिग्रेडेशन के बाद आपके पास आते हैं मॉलिक्यूल्स, वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म में यूज हो जाते हैं, सेल को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी, अगर हम कंपेयर करें इनकी क्वांटिटीज को, 1 ग्राम क्वांटिटीज अगर इनकी लेके इसका कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चलेगा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लिपिड्स 9 किलो कैलोरीज, और इसी तरह से प्रोटीन्स भी हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता है न्यूट्रिएंट्स के नॉलेज के थ्रू इस एनर्जी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ और मॉलिक्यूल्स भी जरूरी हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल्स नहीं। ठीक है, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ठीक है, ये भी जरूरी होते हैं फॉर एनर्जी एक्सट्रैक्शन। ये एनर्जी देते नहीं है, लेकिन इनके बगैर एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिनरल्स एंड विटामिन्स कोफैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, उन एंजाइम्स के कोफैक्टर्स जिन्होंने इसकी ब्रेकडाउन से क्या चीज निकालनी है? एनर्जी। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि आपने अगर ग्लूकोज का इंटेक किया है, इस एग्जांपल की आदत डालने मैं काफी दफा आप लोगों के सामने जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होती है, कैसे एंटर होती है ये मैंने अभी बता दिया। इंसुलिन की प्रेजेंस में उसके ट्रांसपोर्टर, उसके जो गेट्स हैं वो ओपन होंगे, सेल के अंदर ग्लूकोज रहेगा, और सबसे पहला स्टेप जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है तो उस केस में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। दिस एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, जो कि यूज करता है मैग्नीशियम को एज अ कोफैक्टर और एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दो। नॉर्मली 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल अटैच करवा देता है ग्लूकोज की 6 पोजीशन और उसे कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि ग्लूकोज सेल के अंदर क्यों किया? एटीपी बनाने के लिए ना, एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन सेल के अंदर जाने के बाद जो पहला एंजाइम जिसने ग्लूकोज के ऊपर एक्ट किया उसे मैग्नीशियम की जरूरत है। मैग्नीशियम कोई बायोमोलिक्यूल नहीं है, मैग्नीशियम एक कोफैक्टर है। अगर मैग्नीशियम अवेलेबल नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी हॉल्ट हो जाएगी, एंजाइम उस तरह से वर्क नहीं करेगा। बेशक आप लोगों ने ढेरों क्वांटिटी में ग्लूकोज का इंटेक किया है, लेकिन तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेप्स हैं वो कंप्रोमाइज हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स आपकी डाइट का पार्ट है। ठीक है, सो इस नॉलेज से हमें ये पता चला कि सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स का इंटेक करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी डाइट में इक्वल जितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट में विटामिन्स और मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ये कहते हैं हम डेली बेसिस पे खाना तो खा रहे हैं, हमारी डाइट भी अच्छी है, लेकिन फिर भी वीक फील करते हैं। ठीक है, तो वो रीजन इस वजह से होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप के ऊपर आपके पाथवेज कंप्रोमाइज हो रहे हैं, वो विटामिन्स और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी हो सकता है।
ठीक है, इसलिए ये आपकी डाइट में जो है वो ऐड होने चाहिए। और ये नॉर्मली कहाँ से आते हैं? प्लांट सोर्सेज से। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल सोर्सेज से आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर तरह की फूड का कॉम्बिनेशन आपकी डाइट में ऐड होना चाहिए, जिसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब तक बायोमोलिक्यूल्स को, जब तक हम इनको स्टडी नहीं करेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि क्या चीज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कितनी क्वांटिटी में जरूरी है। उससे ज्यादा क्वांटिटी का इंटेक हमारी बॉडी के लिए जो है वो एबनॉर्मल इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो लिपिड ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा इंटेक करते जाएंगे तो ये ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को भी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते जाओगे तो ये लिपिड्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बातें हमें कैसे पता चली? जब हमने इनको डिटेल में स्टडी किया। तो हम कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का जो पढ़ना है या बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है, ये हमें डिजीज मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस, इन सब के बारे में जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करता है। एग्री करते हैं इस चीज पे? फोर्थ पॉइंट है हार्मोनल डेफिशिएंसी, उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को लोकेट करना। हार्मोनल डेफिशिएंसी, इसमें मैं वही एग्जांपल दूंगी इंसुलिन। अगर किसी वजह से आपके जो सेल के इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रहा, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? समझ में आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल पाथवे से इंट्रोड्यूस मैं करवाऊं तो आप नॉर्मल पाथवे को समझ सकते हैं। इट मीन्स कि एक हार्मोन की अगर इंपॉर्टेंस आपको बता दी जाए, उसका एक नॉर्मल पाथवे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, तो उसकी डेफिशिएंसी या उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, वही जो हमने डिजीज के मैकेनिज्म की बात की थी, ये पॉइंट उससे रिलेट करता है। तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमें हार्मोनल डेफिशिएंसीज के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम को रिलेट कर सकते हैं कि ये हार्मोन्स जो है वो, अगर हम जेंडर वाइज भी बात करें तो फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि खास एज के बाद उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है। तो अगर आपको उनके नॉर्मल प्रोसेसेस का पता है तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जब ये नहीं बनेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो आप पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे कि अच्छा अब तो घुटनों में भी दर्द होगा, अब ये कैल्शियम जो है ये हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो हार्मोन्स जो कि नॉर्मली स्टोर करवाते थे अब वो बनते ही नहीं है। ठीक है, सो अब जो जितना बॉडी में स्टोर है वही यूज होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें नॉर्मली इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से क्लियर हो। यहाँ से आगे अगर हम मूव करें एप्लीकेशन साइड में, जो कि नॉर्मली आप लोगों की डिग्री के साथ रिलेट करती है, तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज सिर्फ हमें डिजीज, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, हार्मोनल डेफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि समटाइम्स हम बहुत से अमेजिंग प्रोडक्ट्स इससे बना सकते हैं। जैसे अपनी फूड क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना के अपनी फूड क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स का तो खैर ज्यादा है, एनिमल्स में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से रिसर्च जो है वो कुछ कंट्रीज के अंदर तो बिल्कुल बैन है, लेकिन प्लांट्स की बहुत सी वेराइटीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में भी बनी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बननी चाहिए? इसमें मैंने उसकी एग्जांपल आप लोगों को दी थी ब्यूटी पाउडर, उसी से अगर स्टार्ट करते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। कॉटन आपको पता है कि पाकिस्तान या जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी में इसकी बहुत बड़ी जो है वो एक कंट्रीब्यूशन है। अब तो खैर काफी कम हो गई है, लेकिन किसी टाइम में 50 से ज्यादा जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कॉटन की वजह से, यहाँ से आने वाले जो सभी चीजें उसकी वजह से थी। अब होता क्या था कि एक टाइम ऐसा आया कि कॉटन के ऊपर कुछ खास किस्म के इंसेक्ट्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपके पास डैमेज कॉटन, ये किसी एक कंट्री में स्पोर्ट ग्रो कर रही है, कंट्री ए।
यही वाली कॉटन की वैरायटी किसी दूसरे कंट्री में है जहां का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ऐसा है, टेम्परेचर भी बिल्कुल ऐसा है, या उसी कंट्री के आप ये सपोज कर लें कि किसी दूसरे एरिया के ऊपर है जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, उसके ऊपर यही कॉटन बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? इंसेक्ट यहाँ पे भी है, वही इंसेक्ट यहाँ पे भी है, लेकिन कॉटन के ऊपर अटैक नहीं कर। अभी तो ये नेचुरल एक कॉटन है, लेकिन एक एरिया में वही इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक कर रहा है और दूसरे एरिया में नहीं है। हुआ क्या, जब पूरा सॉइल सैंपल और ये सारी चीजें वहां पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एनालिसिस किया गया इस सॉइल में ग्रो करने वाले, तो पता चला कि इस सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, बेसिलस, बेसिलस इस कॉटन के ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनका इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। हमें ये पता है ना कि नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट से फूड ले लेते हैं और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं और इस तरह से वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्लांट के साथ रहते हैं। तो एक्चुअली ये एक पॉइंट था जो कि डिफरेंट था। यहाँ पे बेसिलस thuringiensis जो है वो इस कॉटन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में था और यहाँ पे वो नहीं था। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि कॉटन को बचा रही है उस इंसेक्ट से। जब बेसिलस thuringiensis का कंप्लीट बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसके अंदर एक ऐसी जीन है जो कि इस इंसेक्ट के लिए क्या रखती है, उसको किल कर सकती है या उसको डैमेज कर सकती है और उसके जो विरुलेंसी है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है। यानी बेशक वो वहां पे अवेलेबल है लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेगा, बिकॉज जो डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स या फैक्टर्स हैं उसको उसकी ये वाली जो चीज है वो क्या करती है, ब्लॉक करती है। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जीन तो प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, तो बजाय बैक्टीरिया को कॉटन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे मजबूर करना, क्यों ना उस जीन को वहां से उठाया जाए और प्लांट के जीनोम में इंसर्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, बेसिलस thuringiensis का डीएनए आइसोलेट किया, वो ये डीएनए है और ये वो जीन आर रेजिस्टेंस जीन या बीटी जीन जिसे कहते हैं, बेसिलस thuringiensis, जिसका बायोकेमिकल एनालिसिस के बाद पता चला कि ये वो जीन है जिसकी वजह से इंफेक्शन नहीं होता। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, इस प्लांट यानी कॉटन के जीनोम को आइसोलेट किया, यहां से इस जीन को निकाला। कैसे निकाला, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ो, ठीक है, और इसके जीनोम में इसे इंसर्ट कर दिया। फॉरेन जीन थी, प्लांट के अपने जीनोम में एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस होगी, तो अब दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये डीएनए जब इसने इंसर्ट किया, इवन बैक्टीरिया की एब्सेंस में भी डिजीज डेवलप नहीं, दिस इज बीटी कोड। इट मींस कि जब तक आप किसी लाइफ के अंदर सारे प्रोसेसेस को डिटेल से नहीं पढ़ते, आप अपने इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब चूंकि बहुत से ऐसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं जिसमें ये देखा जाता है कि अगर एक ऐसी जीन है जो कि टोमेटो की अगर एग्जांपल है, वो बहुत जल्दी उसकी राइटनिंग हो जाती है। इवन समटाइम ऐसा होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसी दौरान काफी सारी क्वांटिटी में वो डैमेज हो जाता है। सो अब वो जीन जो कि टोमेटो की राइपनिंग में इन्वॉल्व है, साइंटिस्ट उसको ब्लॉक कर देते हैं और बाद में आर्टिफिशियली इंड्यूसर की मदद से जब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसे, तो फिर उसको एक्टिव किया जाता है, ठीक है। यानी डिफरेंट इंड्यूसर्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनके थ्रू उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जीन ही ट्रांसफर की जाए, आपके बाकी भी कुछ इंड्यूसर्स या इनहिबिटर्स होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? जी, समझ में आ गया?
ओके, तो अभी हम लोगों ने इन 3 से 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया है और इसके साथ जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये मतलब नहीं कि परेशान हो जाएंगे, ये स्लाइड्स में भी नहीं है, स्लाइड्स में नहीं है तो मत करें, लेकिन समझें कि मैं जो बात बता रही हूँ वो क्या बता रही हूँ और उसके पीछे क्या वजह है। नेक्स्ट है कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होता है। जितनी भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे ड्रग डिजाइनिंग के बाद एक बायोकेमिस्ट जरूर होता है जो कि एनालाइज करता है ड्रग के पाथवे। अच्छा, जो ड्रग आपने बनाई है ये जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे सेल्स के अंदर कैसे जाएगी, कितनी कंसंट्रेशन में देनी चाहिए, इसका रिलीज कैसे होगा, ये किसी दूसरे ऑर्गन को टारगेट तो नहीं करती। सो इट मींस कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग डिजाइनिंग के लिए और उसकी पाथवे को एनालाइज करने के लिए ड्रग के आपको सेल का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम किसी रिसेप्टर के इनहिबिटर को टारगेट करते हैं, जैसे कोविड के केस में आपने देखा है कि आपके पास ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के ऊपर, लंग सेल्स के ऊपर, जिनके ऊपर वायरस की प्रोटीन अटैक करती है, एस प्रोटीन। अब बड़ी ये सजेशंस नहीं आएंगे कि इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि इस रिसेप्टर का नॉर्मल सेल के अंदर क्या फंक्शन है। ब्लॉक करने से कोई ऐसा प्रोसेस तो कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब तक बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए या बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग नहीं होगी, हम कोई भी ड्रग उसको जो है वो आगे अप्रूव नहीं कर सकते। तभी तो ड्रग डिजाइनिंग में एनिमल मॉडल्स को यूज किया जाता है, उनके ऊपर ड्रग को चेक किया जाता है और अगर वो वहां से पास हो जाए तो फिर उसे क्लिनिकल ट्रायल्स पे ले जाया जाता है। ठीक है, तो बायोकेमिकल ये एनिमल मॉडल्स के ऊपर जो ड्रग की एफिकेसी चेक करना है ये एक्चुअली बायोकेमिकल एनालिसिस होता है, बायोकेमिकल टेस्टिंग। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। यस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या एग्जांपल आ सकती है, एनी आइडिया? इसके अलावा fermentations for फूड इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, जूस इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत से केमिकल मेथड्स यूज होते थे या फिजिकल मेथड्स यूज होते थे जूस को एक्सट्रैक्ट करने के। ठीक है, जिसमें बहुत सारी एफर्ट भी लगती थी, लेकिन अब हमारे पास जो बायोकेमिकल मेथड्स की अगर बात करें तो उसमें यूज होते हैं एंजाइम्स। जैसे हमें ये पता है कि एक फ्रूट है जो कि प्लांट का नॉर्मली एक प्रोडक्ट है, इसके अराउंड सेल वॉल भी होगी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें, ये न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ की प्रोडक्ट है ना, तो इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नेचर में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। जैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को फ्रूट्स को डैमेज कर सकते हैं, मीन्स के उनके अंदर कोई ऐसा एंजाइम है जो कि इनके ऊपर एक्ट करके इनके स्ट्रक्चर को ओपन कर सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो उन एंजाइम्स को यूज किया जाता है जो कि इसकी सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करते हैं, इनमें प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करते हैं और अल्टीमेटली इसको क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हमें कैसे पता चला कि हम एंजाइम्स को या बायोकेमिकल एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जब हमने ये देखा कि हम भी अपनी डाइट के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, फ्रूट्स को लेते हैं और बॉडी के अंदर जाके ये पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाती है, पूरी तरह से ये ओपन हो जाती है और इनको ओपन करने के पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स। जैसे अमाइलेज एक एग्जांपल है, स्लाइवरी अमाइलेज हमारी बकल कैविटी में भी है, पैंक्रियाज भी उसे रिलीज करता है और ये अमाइलेज फ्रूट और जूस इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए। जो इंस्टेंट एनर्जी जूसेस होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसमें एक्चुअली
अमाइलेज यूज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज। ठीक है, सो बायोकेमिकल एनालिसिस से और इन एंजाइम्स के नॉलेज के थ्रू हम इन एंजाइम्स को आगे यूज कर सकते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे। ये बहुत बड़ी डिबेट है, मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट आप लोगों के सामने बताया है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का आपका एक पूरा कोर्स है जिसमें इन चीजों को आप लोग देखेंगे। इसी तरह से एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या फिर रोड मैप के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो नॉलेज है ना बायोकेमिस्ट्री का, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको हेल्प जरूर करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के हम बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज के थ्रू अपने एनवायरमेंट की बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल की डिग्रेडेशन। एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने अगर इससे पहले नहीं सुनी तो एनवायरमेंट में पढ़ोगे, बायो रेमेडिएशन। रेमेडिएट करना यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना लाइफ की मदद से। अब होता क्या है कि आपके पास सपोज यहाँ पे किसी एरिया के अंदर कोई बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑयल हो सकता है, ओशन के ऊपर ऑयल स्पिल हो गया है किसी शिप की वजह से, ओशन की एक तो ब्यूटी खराब होगी, उसमें जो लाइफ है उसको डैमेज होगा, उसमें अगर पॉइजनस मटेरियल ऐड होंगे तो अल्टीमेटली वो हमें भी इफेक्ट करेंगे बिकॉज हम सी फूड को कंज्यूम करते हैं। तो इट मीन्स कि उसको क्लियर करने की जरूरत है। अब कैसे क्लियर किया जाए, तो केमिकल डालेंगे तो फिर भी खतरे वाली बात है क्योंकि अल्टीमेटली हम उससे इफेक्ट होंगे, एनवायरनमेंट उससे इफेक्ट होगा और इसको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब बायो रेमेडिएशन में क्या होता है कि कुछ एरियाज में नेचुरली, जैसे इन एरिया के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि इसको डिग्रेड करके इन ऑयल्स को या हैवी मेटल्स को डिग्रेड करके उनसे एनर्जी दे सकते हैं। हर बैक्टीरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन कुछ खास एरियाज के अंदर सपोज कोई सॉल्ट माइन है, वहां पे रहने वाले बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होंगे क्योंकि उनका एनवायरनमेंट वैसा है और उन्हें आदत है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो जो जितने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रहने के आती हैं उनको इतना खास फर्क नहीं पड़ता समर्स में, लेकिन अगर कोई ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे नॉर्मली इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती तो वो जब किसी ऐसे एरिया में आएगा तो उसे डिफरेंस पता चलेगा। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज के अंदर जो आपके इनहेबिटेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी नेचर डिफरेंट है। जो हाई सॉल्ट्स के ऊपर ग्रो करते हैं वो सॉल्ट टॉलरेंट है, जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं वो थर्मोफिलिक है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल को डिग्रेड करके उनको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बायो रेमेडिएशन में क्या होता है कि साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, उन एरिया से सैंपलिंग करते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैक्टीरिया को उन एरियाज में ग्रो करवाते हैं जहाँ पे वो प्रॉब्लम है। ठीक है, सो एनवायरमेंटल एप्लीकेशन भी है कि आप पहले एक लाइफ की यूनिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें ये पोटेंशियल है, ये काम कर सकते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने लाइफ की केमिस्ट्री को स्टडी करना है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये मैंने बता दी, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल प्रोसेसेस। फिर ये देखा कि ये जरूरी क्यों है, ये किस तरह से हमें इफेक्ट करता है, और अब हम इस पॉइंट पे क्लियर है कि यस हम इसे पढ़ेंगे। और अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लिविंग सेल्स को पढ़ने जा रहे हैं, कि एक्चुअली वो कौन से फीचर्स हैं जो कि लाइफ को डिफरेंशिएट करते हैं, लिविंग सेल को नॉन लिविंग सेल से डिफरेंशिएट करते हैं। बिकॉज जहां पे लाइफ है वहां पे बायोकेमिस्ट्री हो, जहां लाइफ नहीं है वहां पे नहीं हो। ठीक है, तो पहले हमें फीचर्स ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से हम जो है वो एक लिविंग सेल को नॉन लिविंग जो है ना पोर्शन उससे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि मैं स्लाइड्स शेयर करके आप लोगों के साथ यहाँ से आप देख सकते हो। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि किसी भी ऐसे कंपोनेंट को आप कह सकते हो कि उसमें लाइफ प्रेजेंट है अगर उसमें बहुत हाई डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे
ऑर्गेनाइज आपको नजर आएगी, एक अरेंजमेंट आपको नजर आएगी, ठीक है। सो लाइफ की पहली कंडीशन क्या हुई कि इसमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो कि नॉर्मली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में प्रेजेंट नहीं हो। कॉम्प्लेक्सिटी तो हो सकती है लेकिन उस तरह से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनमें प्रेजेंट नहीं हो। देन उनके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। बर्थ आपके पास है वो एक सेल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू वो फूड से एनर्जी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एटीपी में। ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, कि जो एनर्जी पहले ग्लूकोज में थी वो किस में कन्वर्ट हुई, एटीपी में। सो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट भी किया और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म भी किया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसमें उनको किसी बाहर की किसी चीज ने हेल्प नहीं की, बल्कि सेल के अंदर वो मशीनरी या सिस्टम्स प्रेजेंट थे जिसके थ्रू उन्होंने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में, ठीक है। सो यस, उनके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और इवन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए एनर्जी को कंज्यूम भी करते हैं। जैसे कि इस टाइम अगर मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ, मेरा ब्रेन अगर एक्टिव है तो वो सारे एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं जो कि बने होंगे अब से कोई 3 से 4 घंटे पहले, वो कंज्यूम होना शुरू हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिक्टेट नहीं करना पड़ा कि इन एटीपी को यूज करो, बल्कि सिस्टम्स ऐसे थे जिन्होंने ऑटोमेटिकली एनर्जी को एक्सट्रैक्ट भी किया, ट्रांसफॉर्म भी किया और अब कंज्यूम कर रहे हैं। और जब एनर्जी कम होगी तो सिग्नल्स भी मिलेंगे कि अब एनर्जी इनटेक की जरूरत है। तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइफ का, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम आए तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपके पास इंटरेक्शन होती है डिफरेंट कंपोनेंट। जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है तो कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि उनके दरमियान एक कनेक्शन, एक इंटरेक्शन चलती रहती है, और उस इंटरेक्शन, उस कनेक्शन को लीड कौन करता है, होल्ड किसका है, ब्रेन का, ठीक है। यानी इस टाइम पे सपोज अगर मेरी बॉडी में इतना ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है लिवर के साथ कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट है तो उसे ब्रेक करो, बिकॉज बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो रही है और इस टाइम जो एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हूँ वो एनर्जी डिमांड कर रही है। तो मैं अगर फूड इनटेक नहीं कर रही तो ब्रेन इटसेल्फ अपने डिफरेंट स्टोर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि एनर्जी की जरूरत है और उसके लिए जो ग्लाइकोजन के रिजर्व्स हैं वो ब्रेक करने की जरूरत है। सो इट मींस कि लाइफ की एक सबसे बड़ी जो फीचर है वो ये भी है कि इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आइसोलेटेड नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन है, हमने कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से वो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ये सेंस कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को अपने सराउंडिंग से, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, उससे उसमें अडेप्टेशन भी आ सकती है। जबकि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनमें कोई ऐसे सेंसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते जिनके थ्रू वो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से कोई इंफॉर्मेशन को परसीव करे और फिर उसके मुताबिक वैसा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी। सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि हम नॉर्मली सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, इनमें सेल्फ असेंबली की एबिलिटी होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं। एंड लास्ट वन इज कि दे कैन इवॉल्व देमसेल्व्स, दे कैन चेंज देमसेल्व्स ग्रेजुअली, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अपने आप को अडैप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी जैसा एनवायरनमेंट होगा उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर देंगे, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स की वजह से हम कहते हैं कि उनमें ग्रेजुअली एक चेंज आ रहा होता है, ये हमेशा कांस्टेंट वैसे नहीं रहेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों एक रिसर्च आर्टिकल रिसर्चर से दिख रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि अब ये साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तब का डीएनए अगर आज के डीएनए से कंपेयर किया जाए तो वो पूरी तरह से बदल चुका है। यानी हम लाइफ के स्टार्ट होने से अब तक इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो शायद हमारे एंसेस्टर्स के साथ भी इतना मैच नहीं करता, जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि जिसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं, लेकिन इस हद तक चेंजेस भी आ चुके हैं, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी है लाइफ की कि उसमें ग्रेजुअली चेंज आते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल किस तरह से बायोकेमिस्ट्री में फॉलो करते हैं, ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोग आगे इंडस्ट्रियल में भी इस चीज को देखोगे। अभी एक्चुअली आप लोग का ये बेसिक कोर्स है और काफी सारे ऐसे पाथवेज हैं जिनके बारे में आप लोग अभी इस तरह से नहीं जानते हो, जैसे नॉर्मली इस प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। ये बायोकेमिस्ट्री 2 के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जब आप लोग डिस्कस करोगे तो वहां पे देखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस के नॉर्मली 2 रूट्स हैं, एक एरोबिक कंडीशंस के अंदर जो कि नॉर्मली हमारे सेल्स के अंदर हो रहा होता है, और दूसरा एनारोबिक कंडीशंस के अंदर जब आपके पास जो उसकी प्रोडक्ट है पायरुवेट, वो आगे कन्वर्ट होने की बजाय एसिटाइल कोएंजाइम में या पीसीए साइकिल में जाने की बजाय कन्वर्ट हो जाती है एथेनॉल में। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है वो इंटेंशनली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनारोबिक कंडीशंस में ग्लूकोज प्रोवाइड करते हो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, और उनकी प्रॉपर टेम्परेचर पीएच वो रखते हो जो कि हमें ग्रो करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनका कल्चर 20 मिनट्स के बाद बढ़ता जाता है, तो क्या होगा कि जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा वो उतनी ज्यादा कल्चर उसको फर्मेंट करता जाएगा एथेनॉल के। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप कोई ऐसा सेल लो जो कि उसको फाइनली एटीपी प्रोडक्शन की तरफ ले जाए, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर्स को यूज करते हैं बिकॉज दे हैव एंजाइम्स जिसके थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं मैस स्केल के ऊपर। तो इसी तरह से एसीटोन का पाथवे भी है। ये इंशाल्लाह हम लोग बायोकेमिस्ट्री 2 में इसको मजीद डिटेल में